अनुपमा जिस जगह खाना बनाने जाती है उसी जगह पर आ जाते हैं प्रेम और राही। अनुपमा पूरी कोशिश करती है कि उसे कोई भी ना पहचाने, लेकिन प्रेम खाना टेस्ट करते ही पहचान लेता है कि यह खाना तो उसकी अनु माँ ने बनाया है। और अनुपमा को बम्बई में देखकर उड़ जाते हैं प्रेम और राही के होश। फिर कुछ ऐसा हुआ जो जानकर आपके भी पांव तले जमीन खिसक जाएगी। आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। कहानी की शुरुआत होती है अनुपमा से। अनुपमा देखती है कि किस तरीके से सरिता के पति ने दारू के नशे में सरिता को बहुत मारा। यहाँ तक कि जब उसकी बेटी भी उसके पिता को रोक रही थी तो उसने उसकी बेटी को भी धमकी दी, यह कहते हुए कि अगर तू बीच में आई ना तो तेरे भी मैं पाँव तोड़ के हाथ में रख दूंगा। यह सारी ही चीजें अनुपमा से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती है। इसीलिए रात के अंधेरे में सुनसान सड़क पर अनुपमा मास्क लगाकर चली जाती है। पहले तो अनुपमा बहुत देर तक उस आदमी का पीछा करती है और सही मौका देखकर उस पर हमला बोल देती है। अनुपमा उसे इतना मारती कि वो हाथ जोड़ने पर मजबूर हो जाता है। वो हाथ जोड़ के कहता है कि ताई तुम हो कौन और मुझे इतना मार क्यों रही हो। अनुपमा कहती है कि धुलाई देवी हूँ मैं और तेरे जैसे घटिया इंसान को सबक सिखाने आई हूँ। एक तो तेरी पत्नी इतनी मेहनत करती है, दिन भर कमाती है और घर पे बचत करती है, और वही पैसे छीनकर तू दारू पीता है। चल दारू पीता है वहाँ तक तो ठीक था, लेकिन तू अपने ही बच्चों पे और अपनी पत्नी पे हाथ उठाता है। उसकी कैसी हालत हो गई है। ये ले। सरिता का पति हाथ जोड़ के माफी मांगने लगता है और कहता है कि देवी आप जो कोई भी हो, मैं आपको वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं अपनी पत्नी पे कभी भी हाथ नहीं उठाऊंगा, अभी मुझे छोड़ दो। लेकिन अनुपमा उसको मारती रहती है और कहती है कि ऐसा तो तुझे करना ही पड़ेगा, नहीं तो अगली बार तू आएगा सिंगल पीस में लेकिन जाएगा डबल पीस में। कम से कम अपनी उम्र का तो लिहाज रखा कर। तू उस बच्ची पे हाथ उठा रहा है, उस बच्ची पे। जब भगवान के पास जाएगा तो क्या मुंह दिखाएगा उसको। सरिता के पति के जाने के बाद अनुपमा अपना मास्क उतारती है और कहती है कि नहीं अनुपमा, तूने फिर से वही काम कर दिया जो कि तुझे नहीं करना चाहिए था। तूने फिर से दूसरों के आंतरिक मामले में दखलअंदाजी करी। चल अभी आखिरी बार था, इसके बाद तुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। तुझे पता है ना कि तेरी जिंदगी आज जैसी भी है तेरी इसी आदत के कारण है। तुझे बदलना होगा अनुपमा, तुझे बदलना होगा। अगले ही पल हम कोठारी हाउस में वसुंधरा कोठारी को देखते हैं जो कि पूरे ही घर में तमाशा कर रही होती है। वसुंधरा पूरे ही घर वालों को बताती है कि किस तरीके से प्रार्थना प्रेग्नेंट है। वह अंश ने वह काम कर दिया जिसका कि सभी को डर था। किसी को भी उम्मीद नहीं थी कि वो मासूम बच्चा ऐसा करेगा, लेकिन उसकी मासूमियत के पीछे का काला चेहरा सभी लोगों के सामने आया है। वसुंधरा कहती है कि सारी ही गलती उस अनुपमा की है, उस अनुपमा की। उसी वक्त गौतम कहता है कि मैंने प्रार्थना को समझाया था, मैंने प्रार्थना को कितना समझाया कि वापस से घर आ जा, लेकिन उसने मेरी एक नहीं सुनी। मैंने आप सभी को भी समझाया था कि अंश और उसका अफेयर चल रहा है, लेकिन तब भी किसी ने मेरी बात नहीं सुनी और आज उसके पेट में अंश का बच्चा है। अब मैं करूँ तो करूँ क्या। उसी वक्त वसुंधरा कहती है कि अनुपमा को मैं छोड़ूंगी नहीं। अनुपमा अपने बच्चे को पूरी सीख सिखा कर आई है कि उसे किस तरीके से इस परिवार को बर्बाद करना है। हमारी तो इच्छा भी नहीं थी उस शाह हाउस में वापस जाने की। जो प्रार्थना ने गुल खिलाए हैं, यह चीजें देखकर हमें उस परिवार में वापस जाना पड़ा। इसलिए नहीं ताकि हम प्रार्थना को सहानुभूति दे सकें, बल्कि इसलिए ताकि हम प्रार्थना से हमारे सारे रिश्ते खत्म कर सकें। उसी वक्त राही कहती है कि नहीं मोटीबा, अंश ऐसा कर ही नहीं सकता। माही और परी भी इस बार राही का सपोर्ट करते हैं और कहते हैं कि अंश को हम बचपन से जानते हैं, वो ऐसा नहीं कर सकता। वसुंधरा गुस्से में कहती है कि तुम तीनों ही बहनें अपने भाई को बचाना बंद करो, वह कुछ कर नहीं सकता बल्कि उसने कर दिया है। गौतम कहता है कि तुम क्या टीवी सीरियल जैसी बातें कर रहे हो। प्रार्थना के पेट में बच्चा है तो क्या वो आसमान से गिरकर आया होगा? नहीं ना। पराग कहता है कि ये क्या बात हुई बा, ये पूरी ही घटना आपको मुझे बतानी चाहिए थी, लेकिन आपने मुझे बताए बिना ही प्रार्थना के पास चली गई। आपको पता नहीं है प्रार्थना भी किस किस मुसीबतों से जूझ रही है। इतना बड़ा परिवार छोड़कर, इतना हंसता खेलता परिवार छोड़कर वो दूसरे परिवार में गई। क्यों? क्योंकि उसे इस परिवार में सुरक्षित महसूस नहीं हो रहा है, इसलिए वो दूसरे परिवार में गई रहने के लिए। हमने उस समय कुछ नहीं कहा, लेकिन जैसे ये खबर मिली अब वहाँ पहुँच गई। आपको मुझे कहना चाहिए था। हो भी सकता है खबर गलत हो। गौतम कहता है कि नहीं ये खबर गलत नहीं है, मैंने खुद ने देखा था। अगर आपने देखा था तो आपको मुझे बताना चाहिए था ना, आपने मोटीबा को क्यों बताया? ताकि वो उस घर में जाके तमाशा करे। मैं खुद जाऊंगा, प्रार्थना से बात करूंगा, लेकिन हाँ अगर ये खबर झूठी निकली दामाद जी, मैं भूल जाऊंगा कि आप इस घर के दामाद भी हैं। पराग को इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद पूरा ही परिवार इधर उधर चला जाता है और ख्याति आती है मोटीबा के पास। ख्याति मोटीबा के पास आकर कहती है कि बा मैंने आपको कहा था ना कि इस घर की सारी परेशानी का मूल कारण अनुपमा ही है। वह इस परिवार से जाने के बाद भी इस परिवार में सांप बन के सबको डस रही है। अगर हमने उस परिवार के बच्चे इस घर में रखे ना तो हमारा परिवार भी फलेगा फूलेगा नहीं, उल्टा मुसीबतें ही आती रहेगी। अगले ही पल हम शाह परिवार में बा को देखते हैं जो कि बापूजी से पूछ रही होती है कि जब वो प्रार्थना को घसीट के घर से बाहर निकाल रही थी तब उन्होंने उसका सपोर्ट क्यों नहीं किया। उसी वक्त वहाँ पर प्रार्थना और किंजल आ जाती है। लीलाबेन दौड़ कर जाती है और प्रार्थना का बैग लेकर आती है। बा प्रार्थना को कहती है कि ए लड़की, ये अपना बोरिया बिस्तर उठा और यहाँ से निकल जा, क्योंकि तू जब तक इस घर से जाएगी नहीं तब तक अंश शादी के लिए मानेगा नहीं और हमें अंश की शादी अच्छे घर में करवानी है। तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी चल रहा है मुझे वह जानने में कोई भी दिलचस्पी नहीं है, बस तू अपना बोरिया बिस्तर उठा और यहाँ से चली जा। किंजल कहती है कि बा प्रार्थना इसी हालत में कहाँ जाएगी। बा कहती है कि मुझे उससे कोई भी हमदर्दी नहीं है और वो कमाती है ना, कहीं पर भी रहने चली जाएगी। इस घर में उसको क्यों रुकना है? यह घर मेरा है और मेरा यही निर्णय है कि इस घर में यह लड़की नहीं रहेगी। इस वक्त तक बापूजी कहते हैं कि नहीं, ये इस हालत में इस घर से बाहर नहीं जाएगी। लीला बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अब तो जाकर ही रहेगी। आप लोग निर्णय ले लीजिए कि इस
घर में या तो मैं रहूंगी या तो ये लड़की रहेगी। प्रार्थना कहती कि नहीं बा, मेरे कारण अगर आप आपके घर से निकल गई तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं जाती हूँ, मैं अपना बोरिया बिस्तर उठा के यहाँ से जाती हूँ। फिर प्रार्थना अपना बैग उठाती है और घर से जाने लगती है। किंजल इस वक्त प्रार्थना को कहती है कि प्रार्थना तू अंश के आने तक तो रुक जा, अंश के आने के बाद हम डिसाइड कर लेंगे कि तेरे को कहाँ जाना है या फिर इस घर में ही रहना है। लेकिन प्रार्थना रुकती नहीं है। प्रार्थना कहती है कि अब मेरा इस घर में रुकना अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर प्रार्थना वहाँ से जाने लगती है। अगले पल कोठारी हाउस में हम पाखी को देखते हैं। पाखी को देखते ही राही कहती है कि आपको यहाँ पर नहीं आना चाहिए था, वो भी इस वक्त, क्योंकि आपको यहाँ पर देख के मोटिबा गुस्सा करेगी। पाखी मनी मन में कहती है कि मुझे अंश और प्रार्थना के चक्कर में अपना नुकसान नहीं करवाना, मुझे इस घर से रिश्ते बनाकर रखने होंगे। उसके बाद अगले ही सीन में वहाँ पर मीतू आ जाती है, जो कि पाखी को सारी चीजें बता देती है कि किस तरीके से उसे काम करना है, किस तरीके से क्लाइंट को हैंडल करना है। और जैसे पाखी को पता चलता है कि क्लाइंट तो बहुत अमीर है और उसका बेटे की शादी भी नहीं हुई, तो पाखी के मन में लड्डू फूटने लगते हैं। पाखी सोचती है कि अब इससे मैं मेरी इशू की शादी करवा दूंगी एक बड़े बिल्डर के लड़के से, मजा आ जाएगा, उसकी जिंदगी बन जाएगी, मेरी भी जिंदगी बन जाएगी। फिर पाखी किचन में जाती है और राही को कहती है कि राही देखो, प्रेम और माही को, इन दोनों को देखकर ना मुझे किसी की याद आती है, पापा की और काव्या की। वही पता ऐसे ही एक साथ बैठ के खाना खाया करते थे और अनुमा उनको सर्व करती थी, बिल्कुल तुम्हारी तरह, तुम भी बिल्कुल उन्हीं की तरह हो। अनुपमा। राही कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे प्रेम पर भरोसा है। उसी वक्त पाखी कहती है यही तो माँ का भी ऐसा ही सीन था, लेकिन आखिर में हुआ क्या, काव्या ने माँ की जिंदगी उजाड़ दी और माही भी काव्या की ही बेटी है राही, खून खून होता है। राही कहती है कि इस बार आपने ये सब कह दिया, अगली बार अपने मुंह से ऐसे शब्द मत निकालना, नहीं तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। इतना कहकर राही वहाँ से चली जाती है। पाखी मनी मन में कहती है कि राही तुम मानो या मत मानो, लेकिन तुम हो तो अनुपमा जैसी ही, और तुम्हारी किस्मत वह भी अनुपमा जैसी ही है। अगले ही पल अनुपमा हर बार की तरह पानी भरने के लिए लाइन में खड़ी होती है। उसी वक्त जसप्रीत कहती है कि अनुपमा इस बार पहले जैसी हरकत मत करना, मैं कब तक तेरे लिए खड़ी रहूंगी, तेरा नंबर है तो तू ही पानी भरेगी। उसी वक्त वहाँ पे सरिता ताई आती है और सरिता ताई को देखकर अनुपमा वापस अपनी बाल्टी पीछे खींच लेती है, लेकिन सरिता कहती है कि नहीं पानी भरो। सभी लोग देखते हैं कि सरिता का मूड आज इतना अच्छा क्यों है, जिसमें कल तो उसके पति ने उसको बहुत मारा। फिर सरिता बताती है कि कल उसके पति ने उसको मारा तो सही, लेकिन बाद में उसके लिए गजरा लाया और उसकी बच्ची का भी अच्छे से ख्याल रख रहा है, लगता है उसके व्रत सफल हो गए। इतना कहकर सरिता वहाँ से चली जाती है। वहाँ की औरतें जसप्रीत को बताती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, कल रात को किसी ने सरिता के पति की बहुत अच्छे से धुलाई करी और उसे ये कहा वो अपनी पत्नी और अपने बच्चे का अच्छे से ख्याल रखे, इसीलिए आज वो ऐसी है। जसप्रीत कहती है वाह वाह, हमारी चोल में भी सुपर हीरोज आने लग गए। अनुपमा ये सारी बातें सुनती है और मनी मन में मुस्कुराती है। अनुपमा सोच रही होती है कि उसने जो कुछ भी किया सही ही किया, लेकिन अगली बार से वो किसी के भी पर्सनल मामले में दखल अंदाजी नहीं करेगी। सरिता के पति को तो सीख मिल गई, लेकिन इन औरतों को मैं कैसे समझाऊं कि अपने न्याय के लिए खुद ही लड़ना पड़ता है, कोई और नहीं आएगा तुम्हें न्याय दिलाने के लिए। और इसी के साथ ही खूबसूरत एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है, इस ट्विस्ट और सस्पेंस के साथ कि आने वाले एपिसोड में अनुपमा जिनके यहाँ काम करने जाने वाली है, वहाँ पर अनुपमा प्रेम को देखेगी। प्रेम वहाँ पे क्लाइंट से मीटिंग करने आया होगा और अनुपमा के हाथ का खाना खाकर वह भी दंग रह जाएगा। वो पहचान जाएगा कि यह खाना और किसी का नहीं बल्कि उसकी अनुमा के हाथों का है। आने वाली कहानी बहुत ही ज्यादा मजेदार और दिलचस्प होने वाली है। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।